मयंक बेचैनी से कमरे में चहलकदमी कर रहा था। रात के 10 बज चुके थे। वह सोने जा रहा था कि दीप के स्कूल से आए प्रधानाचार्य के फोन ने उसे परेशान कर दिया। प्रधानाचार्य ने कहा था कि दीप बीमार है और आपको याद कर रहा है। उसे क्या हुआ है? मयंक ने घबरा कर पूछा। वायरल फीवर है। कब से? सुस्त तो वह कल शाम से ही था, पर फीवर आज सुबह हुआ है, प्रधानाचार्य ने बताया। क्या बेहुदा मजाक है? मयंक के स्वर में शक्ति घुल गई थी। तुरंत आपने चेकअप क्यों नहीं करवाया? बच्चों की ऐसी ही देखभाल करते हैं आप लोग। मेरे बेटे को कुछ हो गया तो आप बेवजह नाराज हो रहे हैं, प्रधानाचार्य ने उसकी बात बीच में काटकर विनम्रता से कहा था। यहाँ रहने वाले सभी बच्चों का घर की तरह ख्याल रखा जाता है, पर उन्हें जब माँ बाप की याद आने लगती है तो उदास हो जाते हैं। यद्यपि हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा न हो, पर नए बच्चों के साथ अक्सर ऐसी समस्या आ ही जाती है। दीप अब कैसा है? प्रधानाचार्य की विनम्रता से प्रभावित होकर मयंक सहजता से बोला था। चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर के साथ मैं लगातार उसकी देखभाल कर रहा हूँ। आप सुबह आकर उससे मिल लें तो बेहतर रहेगा। वह तो इसी वक्त जाना चाहता था, पर पिछले 2 घंटे से तेज बारिश हो रही थी। अब तक तो पूरा शहर टापू बन चुका होगा। रास्ते में कहीं स्कूटर फंस गया तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। फिलहाल जाने का विचार छोड़कर वह सोफे पर लेट गया। सामने फ्रेम में जड़ी अंजलि की मुस्कुराती तस्वीर रखी थी। उसके बारे में सोचकर उसके मुंह का स्वाद कसैला हो गया। अंजलि सिर्फ बॉस, ऑफिस और अपने बारे में ही सोचती थी, और किसी विषय में सोचने समझने का उसके पास समय ही नहीं था। उस पर तो हर पल काम, तरक्की और अधिक से अधिक पैसा कमाने की धुन सवार थी। मशीनी युग में वह मशीन बन गई थी। शायद इसीलिए उसके दिल में बेटे और पति के लिए कोई संवेदना ही नहीं बची थी। अब तो मयंक अकेला रहने का अभ्यस्त हो गया था। कभी कभी न चाहते हुए भी समझौता करना पड़ता है। यही तो जिंदगी है। अचानक बिजली चली गई। कमरा घने अंधकार के आगोश में सिमट गया। वह यों ही निश्चल और निश्चेष्ट बैठा अपने जीवन के बारे में सोचता रहा। अब उसके भीतर और बाहर फैली स्याही में कोई फर्क नहीं था। कुछ देर बाद गर्मी से घुटन होने पर वह उठा और दीवार का सहारा लेते हुए उसने खिड़की खोली। ठंडी हवा के झोंकों से उसके तपते दिमाग को राहत मिली। बाहर बारिश का तेज शोर शांति भंग कर रहा था। सहसा तेज ध्वनि के साथ बिजली चमक कर कहीं दूर गिरी। उसे लगा कि ऐसी ही बिजली उसके आंगन में भी गिरी है, जिसमें उसका सुख चैन, अंजलि का प्रेम और दीप का चुलबुला बचपन सब राख हो चुका है। उसने तो सहेजने की बहुत कोशिश की, पर सब कुछ बिखरता ही चला गया। 6 साल का दीप पहले कितना शरारती था। उसके साथ घर का हर कोना खिलखिलाता था, पर अब तो वह हंसना ही भूल गया था। उसके और अंजलि के बीच आए दिन होने वाले झगड़ों में दीप का मासूम बचपन खो चुका था। विवाद टालने के लिए वह कितना एडजस्ट करता था, और अंजलि थी कि छोटी से छोटी बात पर आसमान ही सिर पर उठा लेती थी। उसका छोटा सा घर, जिसे उसने बड़े प्यार से सींचा था, अब ज्वालामुखी बन चुका था, जिसकी आंच में अब वह हर पल सुलगता था। मयंक की आंखों में आंसुओं के साथ बीती यादें चुपके से उतर कर तैरने लगीं। वह अपने ऑफिस की ओर से जिस मल्टीनेशनल कंपनी में फाइनेंशियल डील के लिए गया था, अंजलि वहां अकाउंटेंट थी। हाय हेलो के साथ शुरू हुई औपचारिक मुलाकात होटल में चाय की चुस्कियों के साथ दिल की गहराई तक जा पहुंची थी। 1 साल के भीतर दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। मयंक हनीमून के लिए किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहता था। उसने ऑफिस में छुट्टी के लिए अर्जी भी दे दी थी, पर अंजलि जाने के लिए तैयार नहीं हुई। पहले करियर सेटल हो जाने दो, हनीमून के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अच्छी खासी तो नौकरी है। मयंक ने उसे समझाने का प्रयास किया। मोटी तनख्वाह मिलती है और क्या चाहिए।
जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकता। अंजलि ने परोक्ष रूप से उस पर कटाक्ष किया। मिडिल क्लास की सोच सीमित दायरे में सिमटी रहती है, इसीलिए वह हाई सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पाता। अंजलि की बात सुनकर मयंक तिलमिला कर रह गया। बड़ा आदमी बनने के लिए बड़े ख्वाब देखने पड़ते हैं और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत। अंजलि बोली, अभी स्टेटस सिंबल के नाम पर हमारे पास है ही क्या? कार, बंगला, एसी और नौकर चाकर कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। इस खटारा स्कूटर और 2 कमरे के फ्लैट में कब तक हम लोग खटते रहेंगे? तुम्हें तो किसी अरबपति से शादी करनी चाहिए थी। मयंक कुढ़ कर बोला, मेरे साथ यह सब नहीं मिल सकेगा। मयंक को मन मारकर छुट्टी कैंसिल करानी पड़ी। घर की सफाई और खाना बनाने के लिए एक बाई थी। कई जगह काम करने के कारण वह शाम को कभी कभार लेट हो जाती थी। मयंक कभी चाय की फरमाइश करता तो अंजलि टीवी प्रोग्राम पर निगाह जमाए बेरुखी से जवाब देती, तुम ऑफिस से आए हो तो मैं भी घर में नहीं बैठी थी। 2 कप चाय बनाने में थक नहीं जाओगे? ये तुम्हारा काम है, मेरा क्यों? वह चिढ़ जाती, तुम्हारा क्यों नहीं? तुमसे पहले ऑफिस जाती हूँ और काम भी तुमसे अधिक टिपिकल करती हूँ। अकाउंट संभालना कोई हंसी खेल नहीं है। इसके बाद तो मयंक के पास 2 ही रास्ते बचते थे, खुद चाय बनाए या बाई के आने का इंतजार करे। मयंक को दूसरा विकल्प ज़्यादा अच्छा लगता था। वह नारी पुरुष समानता का विरोधी नहीं था, पर अंजलि को भी तो उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। जब वह शांत हो जाता तो अंजलि अपने लिए 1 कप चाय बनाकर टीवी देखने में मशगूल हो जाती और वह अपमान के घूंट पीकर रह जाता था। उसके वैवाहिक जीवन की नौका डोलने लगी थी। मयंक ने हमेशा ऐसी पत्नी की कल्पना की थी जो उसके प्रति समर्पित रहे, केवल अहम की तुष्टि के लिए समानता की बात न करे, बल्कि सुख दुख में बराबर की भागीदार रहे, उसके मन को समझे, हृदय की गहराई से प्यार करे और जिसके आंचल की छाव तले वह 2 पल सुख शांति से विश्राम कर सके। बाई के बनाए खाने से पेट तो भर जाता था, पर मन भूखा ही रह जाता था। काश अंजलि कभी अपने हाथ से एक कौर ही खिला देती तो वह तृप्त हो जाता। एक सुबह अंजलि ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि उसे अचानक तेज चक्कर आने लगे। मयंक अंजलि को तुरंत अस्पताल लेकर गया। चेकअप करके डॉक्टर ने बधाई दी कि वह मां बनने वाली है। मैं अभी बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकती, फिलहाल तो इस बच्चे का गर्भपात चाहती हूँ। ये खतरनाक हो सकता है, डॉक्टर गंभीरता से बोली। संभव है फिर आप भविष्य में कभी मां न बन सकें। अपना भला बुरा मैं बेहतर समझती हूँ, आप अपनी फीस बताइए। अंजलि जी, वह सख्ती से बोली, डॉक्टर के लिए मरीज का हित सर्वोपरि होता है। आपके लिए जो उचित था मैंने बता दिया। वैसे भी यहाँ भ्रूण हत्या नहीं की जाती है। आप नहीं करेंगी तो कोई और कर देगा। बेशक शहर में ऐसे डॉक्टरों की कमी नहीं है जो रुपयों के लालच में इस घिनौने काम को अंजाम न दें, पर मैंने कईयों को जिद पूरी होने के बाद औलाद के लिए तड़पते देखा है। उस दिन घर में तनाव का माहौल रहा। मयंक चाहता था कि घर आंगन मासूम किलकारियों से गुलजार हो सकता है मां बनने के बाद अंजलि के स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाए, तब उसकी गृहस्थी की बगिया महक उठेगी। पर अंजलि तैयार नहीं थी। उसका तर्क था कि यही तो उम्र है कुछ कर गुजरने की। अभी से अगर वह बाल बच्चों के भंवर में उलझ गई तो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकेगी। मयंक बड़ी मुश्किल और मिन्नतों के बाद उसे राजी कर सका। अंजलि ने ठीक समय पर एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। अपने प्रतिरूप को देखकर मयंक निहाल हो गया। बेटे ने उसका उजड़ा मन प्रकाश से भर दिया था, इसलिए बड़े प्यार से उसका नाम दीप रखा। दिन में उसकी देखभाल करने के लिए मयंक ने एक अच्छी आया का प्रबंध कर दिया था। बेटे को जन्म तो अंजलि ने दिया था, पर मां की भूमिका मयंक निभा रहा था।
दीप सुबह शाम उसकी बाहों के झूले में झूलकर बड़ा होने लगा। वह 4 साल का हो गया था। रात के 10 बज चुके थे। अंजलि ऑफिस से नहीं लौटी थी। मयंक उसके मोबाइल पर कई बार फोन कर चुका था। घंटी जा रही थी पर वह रिसीव नहीं कर रही थी। मयंक ने उसके ऑफिस में फ़ोन किया, वहाँ से भी कोई उत्तर नहीं मिला। वैसे भी इस वक्त वहाँ किसी को नहीं होना था। दीप को सुलाकर वह जागता रहा। अंजलि 12 बजे के बाद आई। कहाँ थी अब तक? मयंक ने सवाल दागा। मैं कितना परेशान हो गया था। मेरा प्रमोशन बॉस की प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर हो गया है। उसकी चिंता से बेफिक्र वह मुदित मन से बोली। कंपनी की ओर से शानदार बंगला और एसी गाड़ी मिलेगी। प्रमोशन की खुशी में बॉस ने पार्टी दी थी, वहीं बिजी थी। फ़ोन तो रिसीव कर लेती। शोर शराबे में आवाज़ नहीं सुनाई दी। तुमने ड्रिंक ली है? उसके मुंह से आती महक ने उसे आंदोलित कर दिया। कम ऑन डियर, अंजलि ने लापरवाही से कहा। बॉस नहीं माने तो थोड़ी सी लेनी पड़ी। उन्हें नाराज तो नहीं कर सकती थी ना, सबका ख्याल रखना पड़ता है। शर्म आती है तुम्हारी बातें सुनकर। मेरी कभी परवाह नहीं की और दूसरों की खुशी के लिए मान मर्यादा तक ताक पर रख दी। व्हाट नॉनसेंस, वह बिफर पड़ी। यू आर मेंटली इल। मेरा कद तुमसे ऊंचा हो गया तो जलन होने लगी। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, इसलिए ऐसे घटिया विचार तुम्हारे दिमाग में ही आ सकते हैं। तुमने मुझे घटिया कहा। वह क्रोध से कांपने लगी। अभी तुम होश में नहीं हो। मयंक ने विस्फोटक होती स्थिति को संभालने की कोशिश की। सुबह बात करेंगे। तुम्हारा असली रूप देखकर होश में तो आज आई हूँ। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम जैसे संकीर्ण इंसान के साथ मैंने इतने दिन कैसे गुजार लिए। पानी सिर के ऊपर बहने लगा था। मयंक की इच्छा हुई कि उसका नशा हिरन कर दे, पर इससे बात और बिगड़ सकती थी। दीप जाग गया था और मम्मी पापा को चीखते चिल्लाते देख सहमा सा खड़ा था। मयंक उसे लेकर दूसरे कमरे में चला गया। अंजलि इसके बाद भी काफ़ी देर तक बड़बड़ाती रही। अब वह अक्सर देर रात को लौटती और कभी-कभी अगले दिन। मयंक पूछता तो पार्टी या टूर की बात कहकर बेरुखी से टाल देती थी। अब तो ड्रिंक लेना उसके लिए रोजमर्रा की बात हो गई थी। मयंक समझाने की कोशिश करता तो दंगा फसाद शुरू हो जाता था। इस दम घोंटू माहौल में दीप अंतर्मुखी होता जा रहा था। उसका बचपन जैसे उसके भीतर सिमट चुका था। मयंक ने हर संभव कोशिश की, पर उसके होठों पर मुस्कान न ला सका। वह घबरा कर उसे मनोचिकित्सक के पास ले गया। पूरी बात सुनकर डॉक्टर बोले, बच्चों में फूल सी कोमलता और मासूमियत होती है, जिसकी खुशबू से घर का उपवन महकता है। वह जिस डाल पर खिलते हैं, उसकी जड़ माता पिता होते हैं। जब जड़ को ही घुन लग जाए तो फूल खिले नहीं रह सकते। थोड़ा रुक कर डॉक्टर फिर बोले, मिस्टर मयंक, आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि बच्चा अपने आसपास के वातावरण को बारीकी से महसूस करता है और उसी के अनुरूप ढलता है। माँ बाप के झगड़े में वह स्वयं को भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस करता है। इस स्थिति में उसके भीतर कुंठा या हिंसा की प्रवृत्ति पनपने लगती है और कभी-कभी वह विक्षिप्त अथवा कई तरह के मानसिक रोगों का शिकार भी हो जाता है। पति पत्नी के ईगो में उसका वर्तमान व भविष्य दोनों अंधकारमय हो जाते हैं। मेरी राय में आप घर में शांति स्थापित करें या दीप को इस माहौल से कहीं दूर ले जाएं। मयंक ने अंजलि को सब कुछ बताया, पर उसके स्वभाव में फिर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसे बेटे से अधिक अपने करियर से लगाव था। मयंक ने बहुत सोच समझकर उसे शहर से दूर आवासीय विद्यालय में एडमिशन दिला दिया था। इसके अलावा मयंक के पास और कोई चारा भी तो नहीं था। सफलता का नशा अंजलि के सिर इस कदर चढ़कर बोल रहा था कि एक दिन मयंक से नाता तोड़कर वह नए बंगले में शिफ्ट हो गई। उसने मयंक को जीवन के उस मोड़ पर छोड़ दिया था जिसके आगे कोई रास्ता नहीं था। बेवफाई से वह टूट चुका था।
वह तो दीप के लिए जी रहा था, वरना उसके मन में जीने की कोई चाह शेष नहीं थी। बिजली आ गई थी। खिड़की बंद कर उसने गालों पर लुढ़क आए आंसू पोंछे और वापस सोफे पर आकर बैठ गया। वह सुबह स्कूल पहुंचा। बेटे को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आई। दीप भी उससे ऐसे लिपट गया मानो बरसों बाद मिला हो। पापा, उसने सुबकते हुए कहा, आप भी यहीं आ जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तुझे लेने ही तो आया हूँ, हमेशा के लिए। उसे प्यार करके वह बोला, मेरा बेटा हमेशा पापा के पास रहेगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। दीप की आंखों में आतंक की परछाइयां तैरने लगीं। मम्मी से बहुत डर लगता है। हम दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं रहेगा। अब सारा जहाँ अपना है। खूब खेलेंगे, खाएंगे और मस्ती करेंगे। दीप अपनी मर्जी की जिंदगी जिएगा। सच पापा। वह खिल गया। मयंक ने उसका माथा चूम लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।